गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। 17 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम। कर लो दुनिया मुट्ठी में एक सोच के तहत IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे से संबंधित सभी करंट अफेयर्स के सवालों को केवल 2 महीने में अपने दिमाग में पूरे तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। इसी की सोच के साथ हमारा एक अभियान शुरू हुआ है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस बीमारी को इमरजेंसी यानी आपातकाल घोषित किया है? टिटनेस, रेबीज, बर्ड फ्लू या एमपॉक्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एमपॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया है क्योंकि साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक देश कांगो में बहुत पहले मंकी पॉक्स नामक एक वायरस आया था, उससे ये बीमारी फैली थी जिसे बाद में एमपॉक्स नाम दिया गया WHO के द्वारा। अब इस एमपॉक्स को WHO ने सेकेंड टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर किया है क्योंकि ये एमपॉक्स बीमारी कांगो से बाहर निकल के लीबिया, इजिप्ट, सूडान, नाइजर जैसे देशों में फैल चुका है। 1700 से ज़्यादा लोग इसके चपेट में हैं और 500 से ज़्यादा लोगों की इससे डेथ हो चुकी है। अब साथियों टेंशन की बात तो ये है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में भी पहुंच चुका है और यूरोप कॉन्टिनेंट में जो नॉर्डिक कंट्री है स्वीडन, वहां पर पहला केस मंकी पॉक्स का पाया गया है। इसे देखते हुए WHO ने एमपॉक्स को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। बात अगर साथियों हम WHO की करें तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हर वर्ष हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके प्रमुख है टेड्रोस और इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो है 192। साथियों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो WHO है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रुप का एक हिस्सा है और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा गवर्न किया जाता है यानी संचालित किया जाता है। साथियों अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा EOS 08 क्या है? EOS 08 क्या है? एक गाइडेड बम है, मिसाइल है, भू सर्वेक्षण उपग्रह है या कपास है? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, भू सर्वेक्षण एक उपग्रह है EOS, जिसे इसरो के द्वारा श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कल सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। बात करें EOS 08 मिशन के बारे में कि इसकी क्या खूबी है इसके बारे में, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण खूबी तो साथियों ये है कि इसमें 5 महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई हैं। एक एक करके हम सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि SSLV D3 यह भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। अब तक जितने भी रॉकेट स्पेस में भेजे गए हैं, अब तक का जो सबसे छोटा रॉकेट है वो EOS 08 मिशन के तहत बनाया गया। ये केवल 500 किलोग्राम वजन का है साथियों और इसका काम क्या है? SSLV D3 रॉकेट से ये भेजा गया। जैसा मैंने बताया कि EOS जो 08 है ये किस रॉकेट से भेजा गया, अगर आपसे पूछा जाए तो SSLV D3 रॉकेट से भेजा गया और ये पृथ्वी की निगरानी करने के साथ साथ पर्यावरण आपदा की भी जानकारी देगा। जैसा मैंने कहा था ये भू सर्वेक्षण उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो ये पर्यावरण की और आपदा से संबंधित जानकारी देगा। और साथियों इसकी अगर बात करें तो इससे पहले भी इसको लॉन्च करने की कोशिश की गई थी लेकिन हम फेल हो गए थे। तो अब SSLV D3 EOS 08 मिशन में ऐसा क्या है? इस मिशन को मेन मकसद के एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना था, जिसके तहत सबसे छोटा सैटेलाइट भेजा गया। इसमें 3 पेलोड लगे हुए हैं, सेंसर और नेविगेशन लगा हुआ है। इन 3 पेलोड की बात करें तो EOIR पेलोड है, GNSS-R पेलोड है और SIC-UV पेलोड है। साथियों जो EOIR पेलोड है ये आपदा की निगरानी, पर्यावरण की निगरानी, तस्वीर खींचने, उसकी डिजाइन बनाने और रातों में तस्वीर लेने के लिए व्यवस्थित किया गया है। जबकि GNSS-R पेलोड जो है ये समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण करेगा, मिट्टी की नमी का आकलन करेगा,
और बाढ़ संभावित खतरों का पता लगाएगा रिमोट सेंसिंग क्षमता के लिए। SIUB पिलोट की बारे में बात करें तो ये गगनयान जो हम भेजने वाले हैं, जिसमें अंतरिक्ष में भारत व्यक्तियों को भेजने वाला है, उसके लिए अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करेगा। तो कुल मिला के साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जो गगनयान से संबंधित भी काम करेगा। इसके अलावा हवा का सर्वेक्षण भी करेगा, मिट्टी का सर्वेक्षण भी करेगा, आपदा की निगरानी भी करेगा। तो ये हमारे आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में सबसे पहले बढ़ने से पहले हम जानेंगे, थोड़ा इसरो के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसरो क्या है साथियों? जो इसरो है, हाल ही में आर्यभट्ट ने अपना पहला सैटेलाइट भेजा था, उसका नाम था साथियों आर्यभट्ट। उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को रशिया यानी तत्कालीन सोवियत संघ के मदद से लॉन्च किया गया और भारत ने उस समय अंतरिक्ष के युग में अपना कदम रखा। इसरो की स्थापना तो 1969 में ही हो गई थी, लेकिन 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। इसके अलावा अगर इसरो की उपलब्धियों की बात करें तो दूसरी जो इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो था चंद्रयान। चंद्रयान जिसे 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया और चंद्रयान का जो नाम है ये पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। इस मिशन ने चंद्रमा पर पानी की खोज का पता लगाया। तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन था साथियों। हम सभी जानते हैं कि भारत ने एक साथ 104 उपग्रह को भेज के एक इतिहास रचा था 2017 में। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो रशिया के नाम था, लेकिन हमने 104 सैटेलाइट भेज के दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। तो संक्षिप्त में चर्चा करते हैं साथियों, भारत के द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण सैटेलाइट को जिन्होंने दुनिया भर में भारत का कीर्तिमान स्थापित किया। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मंगलयान को। किस तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं, आपसे पूछेगा मंगलयान को किस व्हीकल के द्वारा भेजा गया था, तो उसका नाम था PSLV C-25। जी हाँ, PSLV जो C-25 व्हीकल था, इसके द्वारा मंगलयान को भेजा गया था। मंगलयान को कब भेजा गया था यह सवाल बनाया जा सकता है। तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को भेजा गया था। मंगल ग्रह पे मंगलयान कब पहुंचा था? तो साथियों 24 सितंबर 2014 को एक नया इतिहास रचा गया जब मंगलयान मंगल ग्रह की सतह में प्रवेश किया और ऐसा करने वाले हम पहले प्रयास में पहले देश बन गए थे। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है साथियों कि चंद्रयान 2 को किस व्हीकल के द्वारा भेजा गया था, तो चंद्रयान 2 को हमने भेजा था GSLV Mark 3 से। GSLV Mark 3 से हमने भेजा था। GSLV Mark 3 को साथियों इसरो का बाहुबली कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा व्हीकल है जो किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में उठा के फेंक सकता है। जबकि चंद्रयान 3 को हमने किस व्हीकल से भेजा था, अगर ये बात करें तो चंद्रयान 3 को LBM-3 के द्वारा भेजा गया था। और एक महत्वपूर्ण और हमारा जो अंतरिक्ष का सैटेलाइट था उसका नाम था आदित्य L1। आदित्य L1 की बात करें साथियों तो आदित्य L1 को भेजा जो गया था, तो आदित्य L1 को भेजा गया था साथियों PSLV C-57 से। PSLV C-57 से, तो PSLV C-57 से आदित्य L1 को भेजा गया। चंद्रयान 3 की मैंने बात की, चंद्रयान 3 को भेजा गया LBM-34 से। चंद्रयान 2 को हमने जो इसरो का बाहुबली है GSLV Mark 3 से भेजा। जबकि चंद्रयान फर्स्ट की अगर हम बात करें तो PSLV C-11 से भेजा और मंगलयान को PSLV C-25 से भेजा गया। अपना अगला सवाल है साथियों कि रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। दीप्ति उमाशंकर, नागूराज मद्रीला, पुण्य सलिला श्रीवास्तव या राजेश सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेश सिंह। हाल ही में भारत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है।
20 के आसपास जो सेक्रेटरी थे उनमें परिवर्तन किया है, जिसमें देश का नया जो रक्षा सचिव बनाया गया है वो राजेश सिंह को बनाया गया है। साथियों, दीप्ति उमाशंकर जी जो हैं, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सचिव बनाया गया है। नागूराज मदरीला की अगर हम बात करें तो इन्हें वित्त सेवा सचिव बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी बनाया गया है। पुण्य सचला श्रीवास्तव जी की बात करें तो इन्हें हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। और राजेश सिंह की मैंने बात की, इन्हें डिफेंस सेक्रेटरी घोषित किया गया है। तो एग्जाम में साथियों कई महत्वपूर्ण सचिव के पद हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा सेक्रेटरी का पोस्ट होता है वो देश में होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट। तो कैबिनेट सेक्रेटरी देश में कौन है? तो हाल ही में हम जानते हैं कि टीबी स्वामीनाथन साहब को देश में कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है। गृह सचिव की बात करें तो अभी भी हमारे जो गृह सचिव हैं वो अजय कुमार भल्ला जी हैं। अजय कुमार जो भल्ला हैं वो अभी भी गृह सचिव हैं। इसके अलावा रक्षा सचिव मैंने आपको बताया कि राजेश सिंह को अपॉइंट किया गया है। जबकि वित्त सचिव की बात करें साथियों तो वित्त सचिव भी मैंने आपको बताया कि नए जो वित्त सचिव बनाए गए वो नागराज मुदरीला साहब हैं। और विदेश सचिव आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है साथियों कि MNTL यानी महानगर टेलीकॉम लिमिटेड ने किस टेलीकॉम कंपनी के साथ ब्रॉडबैंड सेवा के लिए 10 वर्षों का समझौता किया है? इसका सही ऑप्शन है, आंसर है साथियों BSNL। जी हां, भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ महानगर टेलीकॉम लिमिटेड ने महानगर टेलीफोन लिमिटेड ने BSNL के साथ एग्रीमेंट किया है 10 वर्षों के लिए, ताकि वो 10 वर्षों के लिए ब्रॉडबैंड सेवा का उपयोग कर सके। तो ये BSNL के लिए भी एक सही समय है कि BSNL को एक अच्छा ऑफर मिला है, क्योंकि BSNL बहुत सालों से घाटे में चल रही थी। भारत सरकार ने बजट में BSNL के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है, हम सभी जानते हैं। इसके लिए बता दें साथियों कि BSNL एक मिनी रत्न कंपनी है। और BSNL की स्थापना कब हुई थी, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो BSNL की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। 15 सितंबर सन 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी और ये भारत सरकार की एक कंपनी है। आज का आखिरी सवाल है साथियों की सुर्खियों में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दरअसल इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में भारी बारिश के कारण बहुत सारे जिलों में पानी भरा हुआ है, जिसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी सुर्खियों में था। यहाँ भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ साथियों कई और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, जिसमें एक तो है मरु यानी डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। साथियों ये थे आज के अपने टॉप 5 क्वेश्चंस। पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।